अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह हम लोग आज की क्लास में नेट को डिस्कस करेंगे, जो कि नेट में आपने जो क्वेश्चन फेस करे होंगे। सुनो, क्वेश्चन नंबर वन, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरीज। अब देखो, बोहर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखें तो वो हमारे पास होता है के डॉट ई इक्वल्स टू हाफ के जेट ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और अगर हम लोग टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखें बोहर के अकॉर्डिंग तो वो बनेगा टी डॉट ई टोटल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का 1/2 के जेट ई स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास जो होगा वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होगा। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप जो है वो काइंडली रेशो बताइए कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का हमारे पास जो है वो रेशो क्या आएगा। तो रेशो का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, हमने जो है वो डिवाइड करना है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को टोटल एनर्जी से डिवाइड कराऊं तो देखिए क्या बनेगा। काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/2 के जेट ई स्क्वायर अपॉन आर। और जो मेरे पास टोटल एनर्जी है उसका मेरे पास फॉर्मूला आएगा 1/2 के जेट ई स्क्वायर अपॉन आर। ये मेरे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ओके। अब अगर मैं इनको डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। और के जेट ई स्क्वायर अपॉन आर और के जेट ई स्क्वायर अपॉन आर ये दोनों आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/-1 का। ओके। और अगर मुझे रेशियो पता लगाना है तो ये मेरे पास बन जाएगा 1:-1। बेसिकली आप ये वाली बात देख भी सकते थे कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और मेरे पास टोटल एनर्जी के फॉर्मूलाज में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का आ रहा है। ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट, द एमिटेड रेडिएशन हैज अ वेवलेंथ। अब हमारे पास जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बोहर में वो होगा डेट इज 1/λ इक्वल्स टू रिटबर्ग 1/nf² माइनस का 1/ni²। अभी मेरे पास जो ni² है ये मेरे पास इनिशियल ऑर्बिट कहलाएगा। और मेरे पास जो ये nf² है ये मेरे पास फाइनल ऑर्बिट कहलाएगा। अब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो तीसरा ऑर्बिट है ये उसका इनिशियल ऑर्बिट है। और उसका जो सेकंड ऑर्बिट है ये उसका फाइनल ऑर्बिट है। सो मैंने यहाँ पे लिखा 1/λ इक्वल्स टू रुटबर्ग 1/nf²। nf की जगह पे मेरे पास आ गया 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 1/3, तो 3 का स्क्वायर। सुना, रुटबर्ग इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मेरे पास होता है 4 और 3 का स्क्वायर मेरे पास होता है 9। अब अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो वो मेरे पास बनेगा, पहले नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 9 4 कितना होता है, 9 4 मेरे पास बराबर होता है 36 के। तो नीचे मेरे पास आ गया यहाँ पे 36। एंड देन हम हमने जो है वो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 9 वहां चले जाएगा और 4 मेरे पास वहां चले जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा माइनस का 4। और ये पूरा मेरे पास बनेगा रुटबर्ग इक्वल्स टू 1/λ। सो नाउ, अब अगर मैं 9 - 4 करूं तो 9 - 4 मेरे पास बराबर होगा 5 के। तो 1/λ इक्वल्स टू 5 रिडबर्ग अपॉन 36। अब मुझे 1/λ की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो मैं जो हूँ वो इनको रेसिप्रोकल करूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 36/5 रिडबर्ग। ये इसका हमारे पास जो है वो आंसर है। अब बेसिकली हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि मैं एनएफ की वैल्यू क्या लूं या मैं एनआई की वैल्यू क्या लूं, तो आप ये वाली ट्रिक को हमेशा याद रखना कि ये जो एनआई है ना, यहाँ पे आपके पास हमेशा जो है वो लार्जर नंबर आएगा। यहाँ पे आपके पास जो है वो हमेशा लार्जर नंबर आएगा। और आपके पास जो ये एनएफ है यहाँ पे आपके पास जो है वो हमेशा स्मॉलर नंबर आएगा। अब देखो, हमारे पास एक ऑर्बिट है 3 और एक ऑर्बिट है हमारे पास 2। तो 3 और 2 में से बड़ा कौन सा है, तो हमारे पास 3 है, तो एनआई की जगह पे हमारे पास 3 आएगा। और की जगह पे हमारे पास जो है वो एनएफ आएगा। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 36/5 Rydberg। Question number three. A force of 0.01 Newton is exerted on a charge is 1.2 multiplied by 10 raised to the power minus of 5 coulomb at a certain point. The electrical field at that point is। अब देखो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसके दो फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है E इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और एक फॉर्मूला हमारे पास होता है E इक्वल्स टू एफ वी अपॉन क्यू।
ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज है, ठीक है। अब हमने डाटा को देखते हुए इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूला को यूटिलाइज करना है। अगर मैं डाटा को देखूं तो मुझे जो है वो डाटा में एफ की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 0.01 न्यूटन। और मुझे जो है वो चार्ज की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज कैपिटल क्यू इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 5 कूलम। तो अगर मैं अपने डाटा को देखूं और अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को देखूं, तो दोनों फॉर्मूलाज में से मुझे ई इक्वल्स टू एफ ई अपॉन क्यू वाला जो फॉर्मूला है, ये सही इस डाटा पे फिट बैठ रहा है। तो मैं ई इक्वल्स टू एफ ई अपॉन क्यू का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। सुनो, ई इक्वल्स टू एफ ई अपॉन क्यू हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का। अब मेरे पास जो एफ ई है, ओके, इसका मेरे पास जो वैल्यू है वो है 0.01, और जो मेरे पास क्यू है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 5। ओके, अभी मेरे पास जो 1.2 है इसका मैं पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। जितनी बार मैं इसका पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहा हूँ उतनी बार मैं न्यूमरेटर में 10 की पावर माइनस के साथ लिखूंगा। अब मैं एक बार पॉइंट आगे शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं न्यूमरेटर में एक बार 10 की पावर माइनस के साथ 1 लिखूंगा। और ये मेरे पास डिनोमिनेटर में बन जाएगा, सॉरी, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 6 और 0.01। अब 0.01 का जो मैं पॉइंट मैं आगे शिफ्ट करूंगा, अब कितनी बार शिफ्ट कर रहा हूँ, तो एक बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा, फिर दो बार आगे पॉइंट शिफ्ट करा। ओके, तो मैं उतनी बार उसके साथ ही 10 की पावर माइनस में लिखूंगा। अब मैं दो बार आगे पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं दो बार 10 की पावर माइनस में 2 लिखूंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 2। ओके, अब 10 की पावर माइनस का 6 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 6 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस का 6 अपॉन 12। अब जब 10 की पावर माइनस का 2 और 10 की पावर प्लस का 6 आपस में ऐड होंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर 4, और नीचे मेरे पास आ रहा है 12। 12 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 अपॉन 12। यानी कि 1 अपॉन 12 को आपने क्या करना है, 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 को डिवाइड करना है 12 से। कैसे करेंगे, अब देखिए 1 अंदर चले जाएगा, 12 जो है वो मेरे पास बाहर आ जाएगा। अब 12 के टेबल में मेरे पास जो है वो 1 तो आता नहीं, क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट और नीचे हम बढ़ा देंगे 0। अब 12 के टेबल में मेरे पास जो है वो 10 भी नहीं आता, क्या करेंगे, ऊपर भी 0 लगाएंगे और नीचे भी 0 लगाएंगे। अब मुझे कोई एक ऐसा नंबर सोचना है कि अगर मैं उस 100 को 12 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो सबसे करीब तरीन नंबर है वो ऊपर आ जाए। अब 100 को अगर मैं 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें कैसे बनेगा, 12 8 से हमारे पास जो होता है, 12 8 से हमारे बराबर होता है 96 के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 8 से 96 होता है, ठीक है। अब 100 में से अगर 96 जाएंगे तो बचेगा मेरे पास 4। ओके, आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, बेसिकली मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अभी जो 0.08 है इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। ओके, जो 10 की पावर 4 है ये खोल के मैं ऐसे लिखूंगा 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। जो 10 की पावर 2 है, जो मेरे पास ये वाला 10 की पावर 2 है, ये 0.08 से मल्टीप्लाई होगा और मेरे पास ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 न्यूटन अपॉन कूलम। ये मेरे पास जो है वो इसका राइट आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि आप करीब तरीन अगर ऑप्शन देखोगे तो सबसे जो करीब तरीन मेरे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 न्यूटन, और मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूटन अपॉन कूलम। ओके, अब अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखोगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो इसका आंसर होगा वो आएगा 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम है, ठीक है। जबकि हमारा जो आंसर है वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 न्यूटन अपॉन कूलम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा, तभी हम जो है वो इसको आसानी निग्लेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f इन कन्वर्जिंग लेंस देन इमेजेस। अब हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स लेंस में वो कुछ इस तरीके से होती है कि अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और अगर उस कॉन्वेक्स लेंस में अगर हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको रख रहे हैं बियॉन्ड 2f, कहाँ रख रहे हैं, अगर हम लोग उसको रख रहे हैं बियॉन्ड 2f यानी कि 2f के पीछे, तो हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी ना, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड 2f तो हमारे पास जो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी, ओके, वो होगी बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। ओके, और बिटवीन f एंड 2f पे होगी तो कैसी होगी, वो जो इमेज होगी हमारे पास रियल होगी, वो इमेज हमारे पास इन्वर्टेड होगी, और वो जो इमेज होगी
वो हमारे पास स्मॉलर इन साइज भी होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कह रहे होंगे डिमिनिश। अब देखो रियल और आपके पास जो वर्चुअल होता है ना, इसका जो मतलब है वो आप इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह समझ। देखो कहीं पे भी अगर आपके पास लिखा हुआ नजर आए ना कि आपकी जो इमेज है वो रियल है या फिर आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? देखो रियल इमेज का मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो एक ऐसी इमेज है कि आपका ऑब्जेक्ट एक जगह पे रखा हुआ है और जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो दूसरी जगह पे हो रही है। ओके, तो इस तरह की इमेज को हम लोग कहेंगे रियल इमेज। वर्चुअल इमेज बेसिकली आपके पास होती है कि आपका जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी जगह पे अगर आपकी जो इमेज है वो फॉर्म हो जाए, तो ऐसी हम लोग इमेज को कहेंगे वर्चुअल इमेज। ओके, आपने ऐसी डायग्राम पढ़ी होगी कि आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में आपके पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं हूँ और अगर मेरी जो इमेज है वो इस लेंस से आगे अगर बन रही है तो ऐसी इमेज को मैं कहूंगा रियल इमेज। ओके, और अगर मेरे पास लेंस ये रखा हुआ और मैं जो हूँ यहाँ खड़ा हूँ और अगर मेरी जो इमेज है वो बिल्कुल उसी जगह पे बन रही है जहां पे मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऐसी इमेज को हम लोग कहेंगे वर्चुअल इमेज। ओके, ये मेरे पास फर्क है। अब एक और सिनेरियो हमारे पास होता है, वो होता है हमारे पास इन्वर्टेड इमेज का। और एक और सिनेरियो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है इरेक्ट इमेज का। देखो इन्वर्टेड का मतलब आपके पास होता है उल्टा। अब लेट सपोज कि आपके पास ये एक अदद कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, अब अगर मेरी जो इमेज फॉर्मेशन है वो ऐसी हो जाए कि जिस तरीके से मैं खड़ा हूँ, अब मैं जो मेरी इमेज बन रही है वो बिल्कुल उल्टी बन रही है, वो बिल्कुल अपोजिट बन रही है जैसे मैं खड़ा हूँ। तो ऐसी इमेज को बेसिकली हम लोग कहेंगे कि मैं जो हूँ वो इन्वर्टेड इमेज बना रहा हूँ। अब इरेक्ट इमेज कैसे होगा? इरेक्ट इमेज बेसिकली हमारे पास ये होगा कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक अदद कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो मेरे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है, अगर वो वैसी हो रही है जैसे मैं खड़ा हुआ था, जैसे मेरी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, बिल्कुल वैसे ही मेरे पास इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, तो इस तरह की इमेज की फॉर्मेशन को मैं कहूंगा इरेक्ट इमेज। ओके, तो इन्वर्टेड और इरेक्ट में हमारे पास ये फर्क आता है और रियल और वर्चुअल इमेज में भी हमारे पास जो फर्क है वो मैंने ऊपर बता दिया। बेसिकली मैग्नीफाइड और डिमिनिश इमेज में हमारे पास फर्क सिर्फ इतना आता है कि मैग्नीफाइड इमेज का मतलब हमारे पास वो होता है कि हमारे पास जो फाइनल इमेज बन रही है उसका जो साइज वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू उसके ऑब्जेक्ट से, तो ऐसी इमेज को हम लोग कहेंगे मैग्नीफाइड इमेज। डिमिनिश इमेज का मतलब हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो इमेज बन रही है उसका जो साइज वो हमारे पास छोटा है एज कम्पेयर टू हमारे ऑब्जेक्ट से, तो ऐसी इमेज को हम लोग कहेंगे डिमिनिश इमेज। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। तो अगर हम लोग जो कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको 2f से पीछे रखते हैं तो हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो f और 2f भी होगी, वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश होगी। सिमिलरली अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एट 2f रखूं, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एट 2f रखूं तो मेरे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? वो बिल्कुल हमारे पास 2f पर होगी। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एट 2f पर रखूं और मेरे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो 2f भी होगी, वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम इन साइज होगी। ठीक है, ये तो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मेरे पास ये होता है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बिटवीन f एंड 2f रखूं तो मेरे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बियॉन्ड 2f होगी। कहाँ होगी? मेरे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बियॉन्ड 2f होगी। और वो कैसी होगी? वो मेरे पास रियल होगी। अब एंड आई होप सो अब आपको रियल इन्वर्टेड का जो फर्क है वो समझ में आए। अब ये मेरे पास रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मेरे पास स्मॉलर इन साइज, सॉरी लार्जर इन साइज होगी, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होगी बस, लार्जर इन साइज। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एफ एंड 2f पे रखूं तो मेरे पास जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगी? वो मेरे पास बियॉन्ड 2f पर होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और लार्जर इन साइज होगी, थोड़ी सी बहुत बड़ी होगी। और पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 ये है मेरे पास कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एट फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस रखूं तो मेरे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल होगी और इनफाइनाइट पर जाके मिलेगी और बहुत दूर जाकर हमें जो है वो इमेज मिलेगी और बहुत लार्जर इन साइज। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है। पांचवा पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस रख लूं, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस रख लूं तो मेरे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, मेरे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो इरेक्ट होगी और मेरे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो मैग्नीफाइड होगी, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट से भी बड़ी होगी। तो ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कहलाता है।
ओके, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोग लिखते रहिएगा। तो अगर हमारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 12 से पीछे रखा गया तो हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो बिटवीन एफ एंड 12 होगी। ओके, वो रियल होगी, वो इन्वर्टेड होगी, और वो हमारे पास कैसी होगी, वो हमारे पास डिमिनिश होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस एक एमसीक्यू से मैंने आपको 4 से 5 एमसीक्यूज जो है मेरा बेटा वो सॉल्व कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ये सवाल जो है, ये सवाल हमारे पास आया था एनएडी यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारे पास ये सवाल आया था कि इनमें से हमें बताइए कि हमारे पास जो है वो एनर्जी का यूनिट कौन सा नहीं है। तो हमारे पास जो किलोवाट होता है ना, ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट नहीं है। ये किलोवाट जो है ये हमारे पास पावर का यूनिट है। हमारे पास जो किलोवाट है वो किसका यूनिट है, हमारे पास जो किलोवाट है वो हमारे पास पावर का यूनिट है। सिमिलरली हमारे पास जो अर्क है ये हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, और ये सीजीएस सिस्टम के अंदर यूटिलाइज होता है। ओके, ये जो जूल है ये भी हमारे पास एनर्जी का यूनिट है, और ये एसआई सिस्टम के अंदर यूटिलाइज होता है। और ये किलोवाट आवर ये भी हमारे पास जो है वो एनर्जी का यूनिट है, जो कि हमारे घरों के अंदर आता है। ओके, और हमारे पास एक और यूनिट होता है जिसे हम लोग कह रहे होते हैं बीटीयू। बीटीयू बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये भी हमारे पास जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है। और आपके पास एक कन्वर्जन है कि आपके पास जो 1 बीटीयू होता है वो 1055 जूल के बराबर होता है। यह आपके पास एक अदर कन्वर्जन है। Question number 6. If a charge of 180 coulomb flows through the cross section of a conductor in 1 minute, the current flowing through it is. अब हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ये हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी जो क्यू है ये हमारे पास चार्ज है, टी हमारे पास टाइम है जो कि मेजर होगा सेकंड्स के अंदर। किसमें मेजर होगा, सेकंड्स के अंदर होगा। अगर आपको मिनट के अंदर गिवन है, अगर आपको जो है वो आवर के अंदर गिवन है तो आप उसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करोगे। आपके पास जो क्यू है उसका जो आपके पास वैल्यू है वो गिवन की हुई है 180 कूलम, और आपके पास जो टाइम है उसकी आपको वैल्यू गिवन की हुई है 1 मिनट। तो ये बन जाएगा आपके पास 180 अपॉन 1 मिनट। अब आपके पास जो 1 मिनट होता है वो आपके पास 60 सेकंड के बराबर आता है, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 60। अब आपके पास एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 1 6 होता है, और 6 3 से आपके पास होता है 18। तो आपके पास जो करंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आपके पास वैल्यू आएगी 3 एम्पियर की। ओके, अच्छा, काफी दफाने वाली बातें पूछी जाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। एक आपके पास टॉपिक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसे हम लोग कह रहे होते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेसिकली आपके पास होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ सकता है। ठीक है, इसकी जो प्रिडिक्शन है वो बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है। तो हमने वाली बात ऑब्जर्व की है कि हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्यू इक्वल्स टू एन ही आएगा। सर, ये क्यू इक्वल्स टू एन ही से मुराद क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा। हमारे पास किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल से मुराद है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपके पास कितना होगा। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके बराबर होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस के 20 कूलम के। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। अब अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है। आधा अधूरा चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Question number 7. If we place the dielectric between the charges, the force between them becomes. अब आपके पास सिनेरियो ये होता है कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास फोर्स ऑन एयर कितनी होगी बिटवीन द चार्जेस, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताइए कि आपके पास जो है फोर्स बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कितनी होगी, फोर्स बिटवीन द चार्जेस कितनी होगी, कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दें। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आता है एफ, एफ बोले तो फोर्स, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक इक्वल्स टू फोर्स ऑन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। और ये आपके पास जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो नंबर होता है, और ये आपके पास एक डायमेंशन लेस नंबर होता है। ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है इसकी जो आपके पास वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है 1 से। अब देखें, अगर हम जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक जो है वो डिक्रीज होती रहेगी। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक के इंसर्ट करने से हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं बिटवीन द चार्जेस की वो कैसी हो जाती हैं, वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 वेक्टर से क्वेश्चन है। नेगेटिव वेक्टर माइनस का ए एज कंपेयर विद वेक्टर ए एज।
अब देखो आपके पास कोई भी जो वेक्टर, इसको हम नेगेटिव वेक्टर क्या क्यों है, पहली बात, इसको नेगेटिव वेक्टर इसी वजह से कह रहे हैं ताकि इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, नहीं ऐसा हरगिज नहीं है। इसको नेगेटिव वेक्टर इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि वेक्टर के पास हमारे पास दो चीजें होती हैं, वन इज मैग्नीट्यूड, अदर इज उसके पास डायरेक्शन है। और वेक्टर में हमारे पास जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। वेक्टर में हमारे पास जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा जो है वो मायने रखती है। नेगेटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर इसी वजह से कहा जाता है कि इसकी हमारे पास जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, ठीक है। और फिजिक्स में हमारे पास राइट हैंड साइड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव है। हमारे पास जो स्ट्रेट है वो पॉजिटिव है, और जो हमारे पास बैक है वो हमारे पास कैसा है, वो हमारे पास है नेगेटिव है। तो सिमिलरली इसको नेगेटिव वेक्टर इसी वजह से कह रहे हैं ताकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। और हमारे पास कोई एक दूसरा वेक्टर है जो कि उस वेक्टर को हमने नाम दिया हुआ ए। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि जो नेगेटिव वेक्टर है वो ए वेक्टर से कैसे कंपेयर हो सकता है। अब देखो नेगेटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर क्यों कह रहे हैं, ताकि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है। अब इस ए वेक्टर को ए वेक्टर क्यों कह रहे हैं, ए वेक्टर को ए वेक्टर इसी वजह से कह रहे हैं ताकि इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। ओके, तो इन दोनों में हमारे पास जो है वो डिफरेंस किस चीज का है, इन दोनों में हमारे पास जो डिफरेंस है वो अपोजिट इन डायरेक्शन का है। इन दोनों में हमारे पास जो डिफरेंस है वो कैसा है, इन दोनों में हमारे पास जो डिफरेंस है वो अपोजिट इन डायरेक्शन का है। इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस जो है वो मैग्नीट्यूड का नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपके पास हमेशा जो है पॉजिटिव ही निकलता है। ओके, इन दोनों में हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेम डायरेक्शन का भी नहीं है, ओके, अपोजिट डायरेक्शन का है। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास अनलाइक वेक्टर्स, कैसे वेक्टर्स हैं, अनलाइक वेक्टर्स हैं। अनलाइक वेक्टर्स बोले तो इन दोनों की हमारे पास जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इन दोनों की हमारे पास जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर इन दोनों के हमारे पास डायरेक्शन सेम हो जाती तो क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता तो वो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो कॉल्ड। देखो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है मॉडर्न फिजिक्स में कि ऐसा थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि एक्स वाई जेड, ऐसे थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड जो कि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, यानी कि दोनों का एंगल 90 डिग्री हो, इन तीनों का आपस में एंगल जो है 90 डिग्री का। ऐसा थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस जिनका आपस में हमारे पास जो एंगल है वो कितना हो, वो 90 डिग्री का हो, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लाई करें। और इनका काम क्या हो, इनका काम बेसिकली हो कि किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन को बताना इनका काम हो। तो इसको हम लोग कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मिसाल के तौर पे अगर आपको जो है किसी को अपने घर पे बुलाना है, तो आप यही कहेंगे कि आप सामने वाली गली में आ जाएं, आप सीधे हाथ पे मुड़ जाएं, फिर आप उल्टे हाथ पे दो घर छोड़ के जो तीसरा मकान है वो मेरा है, ठीक है, ये आपका तरीके का बताने का तरीका होगा। लेकिन फिजिक्स में हम लोग जो है वो इसको डायरेक्शन से बताते हैं, ठीक है। सुनो, अब आपके पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास कहलाते हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक आपके पास कहलाते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बोर्ड में या एनईडी के अंदर बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो कि आपके पास न्यूटन के लॉस को ओबे करते हैं, जिसमें न्यूटन के लॉस ओबे होते हैं। और साथ ही साथ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। सुनो, नॉन इनिशियल फ्रीडम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनिशियल फ्रीडम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रीडम ऑफ रेफरेंस को कहा जाता है जिसमें न्यूटन के जो लॉस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते, न्यूटन लॉस नॉट ओबे, और जो कि मूव हो रहे होते हैं विद सम एक्सीलरेशन के साथ। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग कह रहे होते हैं नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसमें न्यूटन के जो लॉस हैं वो ओबे नहीं होते, और साथ ही साथ हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सीलरेट हो रहे होते हैं। तो हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो हमारे पास इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील कर रही होती है। ये भी एक माजी का पूछा जाने वाला एमसीक्यूज है। सो नाउ द नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, अब आपके पास जो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ना वो आपके पास एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, ठीक है। कि नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये सारे के सारे आपके पास इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के आपके पास एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साउंड वेव्स डू नॉट एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ। देखो हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो पोलराइजेशन कभी भी नहीं करती। हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं
वो पोलराइजेशन नहीं करती। देखो पोलराइजेशन क्या होता है कि आपके पास कोई एक साउंड वेव है, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब कि आपके पास कोई साउंड वेव्स हैं, वो वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रही है। अब आपके पास कोई एक मटेरियल है, लेट्स सपोज कि आपके पास ये क्रिस्टल है। अब ये आपके पास जो क्रिस्टल है, इसका आपके पास जो एक्सीस है वो ऐसे, ठीक है। अभी आपके पास जो क्रिस्टल होता है ना, ये भी माजी में पूछा जाने वाला एमसीक्यूज है कि आपके पास एन आइसोट्रॉपिक होता है। क्या होता है? ये आपके पास एन आइसोट्रॉपिक होता है। सर ये एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक बेसिकली आपके पास मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि हर डायरेक्शन में चेंज हो रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि हर डायरेक्शन के अंदर सेम हो। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहेंगे आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। यूजुअली जो कंपोजिट्स होते हैं उनके अंदर हम लोग एन आइसोट्रॉपिक को पढ़ते हैं। कंपोजिट्स जो होते हैं वो यूजुअली वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। सुपार्को वगैरह में और जो आपके पास जहाज वगैरह होते हैं, इनमें आपके पास कंपोजिट का बहुत बड़ा काम है। इंशाल्लाह बाद में कभी बात करेंगे। तो आपके पास ये जो क्रिस्टल है कोई भी, या आपके पास एक तो एन आइसोट्रॉपिक है। दूसरी बात ये कि इसका जो एक्सीस है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास साउंड वेव जो है उस डायरेक्शन में क्या हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। नतीजे में क्या होगा? नतीजे में आपके पास ये होगा कि आपके पास जो साउंड वेव्स हैं वो यहाँ पे जाकर कट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे जाके कट हो जाएंगी और आगे आपके पास कोई भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, आगे आपके पास कोई भी साउंड वेव नहीं आएगी। तो ऐसे फिनोमेना को हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो साउंड वेव्स होती हैं वो आपके पास पोलराइजेशन नहीं करती। ओके। तो आपके पास जो लाइट होती है वो पोलराइजेशन को जो है वो शो कर रही होती है, क्योंकि जो आपके पास लाइट है, ठीक है, वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। वो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन में आपके पास जो लाइट है वो वाइब्रेट कर रही होती है। तो लाइट का जो सिंबल है वो इसी तरीके से इसी वजह से बनाया जाता है, क्योंकि आपके पास जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। सुनो, क्वेश्चन नंबर 10। नो एंट्रोपी चेंज इज एसोसिएटेड विद। देखो आपके पास जो एंट्रोपी होती है ना, उसका सिनेरियो आपके पास ये है कि एंट्रोपी का आपके पास जो फॉर्मूला है वो होता है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये आपके पास जो है वो एंट्रोपी का एक अलग फॉर्मूला है। अब एंट्रोपी के फॉर्मूले में हमने हमेशा वाली बात याद रखनी है कि आपके पास अगर आपका प्रोसेस जो है, अगर आपका जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो, तो आपके पास जो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है, आपकी जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है। अगर आपका जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल हो, तो उस सूरत में आपके पास जो एंट्रोपी होगी यूनिवर्स की, आपके पास जो एंट्रोपी होगी यूनिवर्स की, वो ग्रेटर देन होगी जीरो से। ये दो पॉइंट याद रखने हैं। वैसे हम लोग जो है यूनिवर्स की एंट्रोपी को इरिवर्सिबल प्रोसेस से ही जो है वो इक्वेट कराते हैं। सुनो, अब आपके पास आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर आपके पास आइसोबैरिक हो या आपके पास आइसोकोरिक हो, इनका जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है। वैसे ग्राफ जो है हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इनका जो ग्राफ बनता है ना वो आपके पास कुछ इस तरीके से बनता है। एज समथिंग जो है वो इनका ग्राफ आपके पास बन रहा होता है। और आपके पास जो एरिया अंडर जो एस एंड टी डायग्राम होती है ना, ये आपके पास जो है वो क्यू बता रहा होता है, ठीक है। क्यू मतलब बोले तो हीट बता रहा होता है। तो आइसोबैरिक और आइसोकोरिक का आपके पास जो एंट्रोपी की डायग्राम है ना वो कुछ इस तरीके से बन गई है। ओके। सो अब आपके पास एक डायग्राम होती है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपके पास सिनेरियो क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे टी चलता है, यहाँ पे आपके पास एस चलता है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस की आपके पास जो है एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर खास बात क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर खास बात आपके पास ये होती है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर भी आपके पास दो बड़ी टाइप्स है। वन इज रिवर्सिबल, अदर इज इरिवर्सिबल। अब आपके पास जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, इनमें आपके पास जो एंट्रोपी होती है वो कैसी होती है, वो आपके पास होती है जीरो। और यही वजह है कि आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस को ना कभी कभी हम लोग इस तरीके से ही बोलते हैं कि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब ये है कि इनकी जो एंट्रोपी है वो जीरो, या फिर इनकी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट है, ठीक है।
कांस्टेंट ज्यादा अच्छा टर्म लगता है, ठीक है। और इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर इनकी जो एंट्रोपी होती है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होती है जीरो से। तो ये दो बातें अलग अलग याद रखनी है। वैसे यूजुअली अगर आपका जो एग्जामिनर है, अगर वो वाली चीज पूछेगा कि आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में या सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपके पास जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, तो सिस्टम की एंट्रोपी आपके पास जो है वो जीरो होती है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। और 99% केसेस के अंदर हम लोग जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस की जो एंट्रोपी होती है, ठीक है, उसको हम लोग जीरो ही कंसीडर करते हैं, या फिर एंट्रोपी हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। सो नाउ नो एंट्रोपी चेंज इज एसोसिएटेड विद हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, वो इसका हमारे पास जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट। देखो अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर जीरो होती है, तो 90% बच्चे जो है वो आंसर करते हैं हाँ हाँ, आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, जबकि गलत है। आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो कभी भी जीरो नहीं होती। हाँ, उसका एक कंपोनेंट जो है वो आपके पास जीरो होता है। जब अगर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम पॉइंट की, तो मैक्सिमम पॉइंट पे हमारे पास अगर कोई भी जो बॉडी जाती है, लेट सपोज कि आपके पास ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे आपके पास जो है प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है उसका जो वाई कंपोनेंट है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल की ओवरऑल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की जो ओवरऑल वेलोसिटी होती है वो आपके पास कभी भी जीरो नहीं होती। हाँ, उसका वाई कंपोनेंट जीरो होता है, वो भी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद। आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होती है ना, वो आपके पास मैक्सिमम होती है लॉन्चिंग पॉइंट पे, और आपके पास जो लैंडिंग पॉइंट होता है जिसको हम लोग टारगेट पॉइंट भी कहते हैं, वहां पे आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटीज है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। सुनो, आपके पास द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एट लैंडिंग पॉइंट, या फिर एट टारगेट पॉइंट, या फिर लॉन्चिंग पॉइंट। इन दोनों पे आपके पास जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटीज है वो मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म ट्रांजिस्टर स्टैंड्स फॉर। अब आपके पास जो ट्रांजिस्टर है, ये दो वर्ड से निकल के आया हमेशा। एक होता है आपके पास ट्रांसफर, और एक होता है आपके पास रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम आपके पास जो चार्जेस हैं, जब चार्जेस मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर का वर्ड आपके पास दो कॉम्बिनेशन से निकल के आता है, वन इज ट्रांसफर, अदर इज रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास जो चार्जेस हैं वो मूव हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ जो है वो रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं। तो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो इसका राइट आंसर है। Question number 14. The unit vector in the direction of vector A, 2i minus the 2j plus k is। अब देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर आपके पास कोई भी एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन होता है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कह रहे होते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास यूनिट वेक्टर होता है। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास जो एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है। आई के बराबर में जो चीज लिखी हुई होती है वो आपके पास एक्स है, जे के बराबर में जो आपके पास चीज लिखी हुई है वो आपके पास वाई है, जेड के बराबर में आपके पास जो चीज लिखी हुई है वो आपके पास क्या है, ये है, ठीक है। सुनो, अब एक्स क्या, एक्स आपके पास होता है जो आई के बराबर में आपके पास जो चीज लिखी हुई है, जो कि इस केस के अंदर आपके पास है टू, तो टू आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वाई क्या है, वाई होता है आपके पास जे के बराबर में चीज रखी हुई है आपके पास वाई है, ठीक है। तो अब जे के बराबर में आपके पास रखी हुई है टू। अब यहाँ पे आप -2 पुट करो या फिर टू पुट करो, आपके पास जो बात है वो एक ही बात है, क्योंकि जो -2 अगर आप पुट करोगे तो -2 के ऊपर स्क्वायर होगा, और जो स्क्वायर है वो नेगेटिव को पॉजिटिव नंबर बना देगा, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ पे टू पुट करोगे, नेगेटिव साइन छोड़ दोगे, वो भी ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आगे टू का स्क्वायर। नाउ जेड क्या है, जेड होता है के के बराबर में चीज लिखी हुई है आपके पास जेड है, ठीक है। अब के बराबर में आपके पास वन लिखा हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वन। सो टू का स्क्वायर आपके पास होता है फोर, टू का स्क्वायर फोर, और वन का स्क्वायर आपके पास होता है वन। फोर प्लस फोर आपके पास होता है आठ, आठ प्लस एक आपके पास बराबर होता है नौ के, नौ का स्क्वायर रूट आपका बराबर होता है थ्री के। तो यानी कि इस गिवन वेक्टर का आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, वो आपके पास आ रहा होगा थ्री। ये हो गया आपके पास। अब आपके पास जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। अब जो आपके पास वेक्टर गिवन है वो गिवन है 2i माइनस 2j प्लस का के, या आपके पास वेक्टर गिवन है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास आ जाएगा थ्री। तो 2i माइनस 2j प्लस के अपॉन थ्री इज द हमारे पास राइट आंसर। अच्छा, अगर आप बोर्ड में लिखोगे ना, अगर आप बोर्ड में लिखोगे तो मेरे आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बोर्ड में ना इसको खोल खोल के लिखना, ठीक है। वो आपके पास बनेगा, ऐसे भी लिखोगे फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा तरीकेकार आपके पास ये है कि आप क्या करो, आपने इसको खोल के लिख दो, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा 2/3i
-2/3J +1/3K। ठीक है, बोर्ड में आप इस तरीके से लिखना। एप्टीट्यूड में तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो नहीं करो, अपने माइंड में कैलकुलेशन करो, वो भी आपके पास जो है बिल्कुल ठीक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर अ लीनियर डिफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज नोन एज। अब देखो हमारे पास जो, अगर आप इंशाल्लाह आगे जाके आप इंजीनियरिंग करोगे ना, तो उसके अंदर आपके पास ये स्ट्रेस स्ट्रेन जो है ना, ये आपके पास भरा पड़ा है, ठीक है, हमेशा। अब आपके पास सिनेरियो क्या होता है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब ये जो आपके पास स्ट्रेस है ना, इसको हम लोग लिख देते हैं, अगर आपने लिखना हो कंप्रेसिव स्ट्रेस तो आप इसकी जगह पे छोटा सा सी लिख दें, सी बोले तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर आपने लिखना हो टेंसाइल स्ट्रेस तो आप क्या करें, आप इस स्ट्रेस की जो सिंबल है उसके बराबर में छोटा सा टी लिख दें, तो यहाँ पे आपके पास आएगा टेंसाइल स्ट्रेस। तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस ओवर आपके पास जो टेंसाइल स्ट्रेन होगा, इनका आपस में आपके पास जो रेशियो होगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होगा। ठीक है, पहली बात, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम कैपिटल ई लिखते हैं। ठीक है, अब आपके पास जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होगा, तो यूजुअली आप जाके इंजीनियरिंग के अंदर देखोगे कि हम ज्यादातर ना वन डायमेंशन को ही फोकस कर रहे होते हैं। अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो उसके अंदर मेजॉरिटी हम लोग जो है वो एक ही डायमेंशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, और जब आपके पास वन डायमेंशन वहां पे आ जाता है तो हम वहां पे इसको हम लोग यंग्स मॉडुलस से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस करते हैं ना, तो एंड में क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है वो फेल हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, वैसे ये इंजीनियरिंग का एक प्योर कॉन्सेप्ट है, ये इंजीनियरिंग का एक प्योर कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, आपके पास जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, ये इंजीनियरिंग का प्योर कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा। आपके पास जो डक्टाइल मटेरियल्स होते हैं, इनका आपके पास जो फेलियर पॉइंट होता है, इनका आपके पास जो फेलियर पॉइंट होता है वो यील्ड पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है, वो आपके पास हील पॉइंट होता है। अब सर ये डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, तो आप मेरी नस की नेट की सीरीज में जाइएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जो है वो डिस्कस कराया हुआ है। ओके, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि डक्टाइल मटेरियल्स होते क्या है। तो डक्टाइल मटेरियल्स का आपके पास जो फेलियर पॉइंट होता है वो क्या होता है, यील्ड पॉइंट होता है। यील्ड पॉइंट जो होता है वो इनका फेलियर पॉइंट होता है। अब आपके पास जो डक्टाइल मटेरियल्स है ना, वो ब्रेक जब होते हैं ना, तो ऐसे उनके जो ब्रेक होते हैं जब वो, तो ऐसे ब्रेक को हम लोग कह रहे होते हैं कप एंड कोन फेलियर। क्योंकि डक्टाइल मटेरियल्स जो है उनके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस होता है, और हम लोग उनके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस जब हम लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, तो जब वो जब ब्रेक होंगे तो ऐसे ब्रेकेज को हम लोग कहेंगे कप एंड कोन फेलियर। ठीक है, सुनो, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो डी इज द राइट आंसर, दैट इज यंग्स मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेसिकली आपके पास शेयर स्ट्रेस में होगा। ठीक है, शेयर स्ट्रेस आपके पास होता है, दैट इज शेयर स्ट्रेस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और आपके पास आ जाएगा गैमा। इसको गैमा भी कहते हैं, इसको फाई भी कहते हैं। ओके, एक ही बात है। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपके पास बनेगा जी इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस अपॉन गैमा। ये आपके पास इंजीनियरिंग के प्योर कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। अब आपके पास सिनेरियो ये होता है कि आपके पास जो इम्पल्स होता है ना, वही आपके पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। आपके पास जो इम्पल्स है वही आपके पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है हमेशा। ओके, और इम्पल्स क्या है, इम्पल्स बेसिकली आपके पास एक अदद ऐसी फोर्स होती है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स होती है। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स आपके पास जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स होती है। ठीक है, और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो मोमेंटम को चेंज करते हैं, तो ऐसी फोर्स को हम लोग कहेंगे इम्पल्स फोर्स। यूजुअली आपके पास जो बैट्समैन, अभी चैंपियन ट्रॉफी हमारी स्टार्ट होने वाली है 19 फरवरी को, उसमें हमारे पास जो क्रिकेट मैच है, आपके पास एग्जामिनर जो होते हैं यूजुअली आपको क्रिकेट मैच की एग्जाम्पल्स ही दे रहा होता है, तो आप समझ जाएगा कि वो इम्पल्स की बात कर रहा होता है। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास बॉलर है, बॉलर ने बॉल कराया, इतनी स्पीड थी, इतना मास था, फिर बैट्समैन ने छक्का मार दिया, आप बताइए कि कितनी फोर्स लगी। तो वो इम्पल्स की बेसिकली वहां पे बात कर रहा होता है। ठीक है, सुनो, अच्छा याद रहे कि आपके पास जो इम्पल्स होता है, ओवरऑल फिनोमेना में आपके पास जो इम्पल्स होता है वो वेरी करता है। ठीक है, और इम्पल्स की आपके पास वही डायमेंशन होगी जो चेंज मोमेंटम की डायमेंशन होगी, इनका यूनिट भी आपके पास सेम होगा, क्योंकि इम्पल्स ही तो चेंज मोमेंटम के आपके पास बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रेशर विल बी रो वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज। अब इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये पाइप है, ये आपके पास पाइप है। अब आप देख सकते हो कि आपके पास जो पाइप है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है इस जगह पे वो ज्यादा है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन है इस रीजन में, इस रीजन को मैं कह रहा हूँ 1, और इस रीजन को मैं कह रहा हूँ रीजन 2। तो रीजन 2 में आप देखोगे जो क्रॉस सेक्शन है इस पाइप का वो क्या है, कम है। अब हमेशा वाली बात याद रखिएगा कि फ्लूइड के अंदर
फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपके पास जब भी क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, आपके पास जब भी क्रॉस सेक्शन छोटा होगा तो आपके पास जो फ्लूइड है वो एक्सीलरेट होगा। आपके पास जो फ्लूइड है वो एक्सीलरेट होगा। और जब आपके पास जो फ्लूइड है, जब वो एक्सीलरेट होगा तो उस फ्लूइड की आपके पास जो वेलोसिटी है वो कैसी होगी? उस फ्लूइड की आपके पास जो वेलोसिटी है वो हमेशा हाई होगी। उस फ्लूइड की आपके पास जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी? हाई होगी। यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रेशर जो होगा वो हाई प्रेशर होगा। यहाँ पे आपके पास हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे आपके पास जो है वो लो प्रेशर होगा। ठीक है। अब जब आपके पास लो प्रेशर होगा तो आपके पास जो एरिया है वो भी लो होगा, जिसकी वजह से आपके पास जो फ्लूइड है वो एक्सीलरेट होगा। और जब फ्लूइड एक्सीलरेट होगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास क्या आएगी? वो आपके पास हमेशा आएगी हाई। ये बेसिकली बर्नौली प्रिंसिपल है। Question number 18. The stopping potential for a metal surface in case of photoelectric emission depends upon। देखो हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आप जितनी भी इंटेंसिटी वाला बल्ब ले लें, चाहे वो 1000 वॉट वाला ले लें, चाहे वो 2000 वॉट वाला ले लें, जितनी भी इंटेंसिटी वाला बल्ब ले लें, सबका आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो आपके पास सेम ही आ रहा होगा। इससे वाली बात पता चलती है कि हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जितनी ज्यादा हमारे पास जो है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो चाहिए होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अब देखो आपके पास जो परमिटिविटी होती है ना, इसका आपके पास यूनिट क्या होता है? आपके पास जो कूलम कांस्टेंट होता है इसका यूनिट आपके पास होता है F = K Q1 Q2/R²। ओके, ये आपके पास होता है। अब मुझे अगर कूलम कांस्टेंट का यूनिट चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? K = F × R² अपॉन Q1 Q2। ठीक है। फोर्स का आपके पास यूनिट चलेगा न्यूटन। आपके पास आर जो कि डिस्टेंस है इसका यूनिट आपके पास चलेगा मीटर स्क्वायर। और Q1 Q2 का आपके पास यूनिट चलेगा वो चलेगा कूलम स्क्वायर। ठीक है। सो आपके पास जो कूलम कांस्टेंट है इसका आपके पास यूनिट होगा K = Newton मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। वाइल ऑन दी अदर एंड आपके पास जो परमिटिविटी है इसका जो यूनिट आपके पास चलता है वो कूलम कांस्टेंट का रिवर्स चलता है। यानी कि इसका जो आपके पास यूनिट चलेगा, आपके पास परमिटिविटी ऑफ एयर का आपके पास जो यूनिट चलेगा वो चलेगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। कूलम फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स अपॉन। देखो कूलम फोर्स जो है उसका फॉर्मूला आपके पास होगा F = K Q1 Q2/R²। कूलम फोर्स जो है वो आपके पास अमाउंट ऑफ चार्जेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है और डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर जो आपके पास ऑल ऑफ दीज है वो आपके पास इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज जो है वो आपके पास इसका राइट आंसर है। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट कि वो आपके पास क्वेश्चन जो कि आज नेट के पेपर में आए थे। Thank you for watching this video and thank you for attending this lecture. Jazakallah. Take care of yourself. Allah Hafiz.